हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे क्या क्या चीज़ें भारत में लौह इस्पात उद्योग के कौन कौन से केंद्र हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लौह यश यानी भारत में कोई भी उद्योग बिना लोहे के संभव नहीं है। लौह के बिना ना पुल, ना गाड़ियाँ, ना यातायात, ना कृषि उपकरण, कोई भी चीज़ें नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब है लौह अयस्क का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी देश के विकास में, और लौह अयस्क किसी देश के विकास को या उद्योगों का रीढ़ माना जाता है। बिना लोहे का कुछ भी संभव नहीं है, चाहे आप उद्योग लगाएं, चाहे कृषि उपकरण का निर्माण करें, किसी भी चीज़ का निर्माण करें, पुल, दरवाजे, खिड़कियाँ, जो भी चीज़ें बनती हैं बिना वो लोहे के नहीं संभव है। तो लोहा किसी देश के विकास का आधार माना जाता है और औद्योगिक विकास का आधार मुख्य रूप से। तो ऐसे कंडीशन में लोहे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिस देश के पास लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, वो देश विकसित श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है कि खनिज संपदा किसी देश के संसाधन किसी देश को समृद्धशाली प्रदान करते हैं। किसी देश का खनिज पदार्थ, किसी देश का संसाधन जो होते हैं, उस देश को समृद्धि की ओर ले जाते हैं। लौह इस्पात उद्योग भारत में किन किन क्षेत्रों में कहाँ पे हैं, कौन से निजी क्षेत्र के हैं, कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। लौह इस्पात, जैसा कि आप जानते हैं, लौह के बिना किसी देश का विकास संभव नहीं है। लौह औद्योगिकरण की प्रक्रिया का मुख्य आधार, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि लोहे के या लौह अयस्क के माध्यम से ही औद्योगिक विकास होता है। जिस राष्ट्र के पास लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं, वो राष्ट्र औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। लोहे के बिना ना पुल बन सकता है, ना यातायात के साधन बन सकते हैं, ना हथियार बन सकता है, ना कृषि उपकरण बन सकते हैं, कुछ भी संभव नहीं है। तो लोहा मानव जीवन के विकास का मुख्य आधार है। लोहे के बिना विकास की धुरी ही रुक जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में लौह अयस्क महत्वपूर्ण माना जाता है और लोहे के कारण ही औद्योगिक विकास को गति प्रदान मिलता है। यानी लोहे की वजह से ही किसी देश की औद्योगिक विकास को गति मिलती है, और इस तरह से लौह अयस्क मानव जीवन के विकास का मुख्य आधार है। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लौह अयस्क भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में क्या स्थिति है उनकी और क्या स्वरूप है, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं, तथ्यात्मक है, तो विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग के केंद्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के कौन कौन से केंद्र कहाँ पे हैं, उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र का कारखाना है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर नगर में स्थित है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 23 लाख टन कच्चा लोहा तथा 20 लाख टन इस्पात है। तो इस तरह से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी देश का प्रथम निजी क्षेत्र का कारखाना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और झारखंड राज्य में जमशेदपुर में है। सेकेंड है भिलाई इस्पात केंद्र। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सोवियत संघ की मदद से 1955 में हुई और वार्षिक उत्पादन क्षमता 40 लाख टन है। तीसरा से आज़ादी के बाद रूस के सहयोग से ये महत्वपूर्ण केंद्र था। दुर्गापुर इस्पात केंद्र, इस कारखाने की स्थापना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से की गई है। कारखाने की उत्पादन क्षमता 16 लाख टन है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है इस्पात केंद्र के संदर्भ में। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे अगला इस्पात केंद्र कौन सा है जो भारत के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बोकारो इस्पात केंद्र। यह कारखाना झारखंड राज्य में बोकारो नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना सोवियत संघ की मदद से की गई है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ स्वतंत्रता के बाद भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र रहा है और रूस की सहायता से भारत में इस्पात केंद्र स्थापित हुए थे जो औद्योगिक विकास को एक गति प्रदान किया था। इसी क्रम में है राउरकेला इस्पात केंद्र। यह कारखाना उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस कारखाना की स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 18 लाख टन है। ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है इस्पात केंद्र के रूप में, राउरकेला इस्पात केंद्र। नेक्स्ट इसी क्रम में है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको के नाम से जाना जाता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कारखाने की स्थापना 1919 में पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में की गई थी। तीसरे एग्जाम में भी कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आता है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो स्थापना 1919 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में की गई थी, जो महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र के रूप में है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट इसी क्रम में कौन कौन से आयरन एंड स्टील कंपनी है जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अवस्थित है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट है विश्वरैया स्टील प्लांट, भद्रावती, मैसूर, कर्नाटक। इस प्लांट की स्थापना 1923 में भद्रावती, मैसूर, कर्नाटक में की गई
और यह सार्वजनिक क्षेत्र का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। तो एग्जाम में इस तरह से भी आता है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है। तो विश्वरैया स्टील प्लांट भद्रावती मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। झारखंड के 2 लौह अयस्क इस्पात केंद्र बोकारो और जमशेदपुर। नेक्स्ट इसी क्रम में सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट आधारभूत उद्योग का उदाहरण क्या है। तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट है खनिज पर आधारित उद्योग कौन से हैं। तो सीमेंट उद्योग खनिज पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट इसी क्रम में उद्योगों से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इस तरह से उद्योगों से प्रमुख महत्वपूर्ण प्रदूषण है। सीमेंट उद्योग प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर प्रमुख कच्चा माल है सीमेंट उद्योग का। पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। मद्रास में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी क्रम में नेक्स्ट है भारत का पहला पटसन उद्योग कब और कहाँ स्थापित हुआ था। तो कोलकाता के निकट इसरा में 1859 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसी क्रम में नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कौन सा खनिज कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग में होता है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र का नाम कोलकाता है। तो सूती वस्त्र। इसी क्रम में नेक्स्ट है भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। तो भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग जैसा कि ब्रिटिश काल में शुरुआत हुई थी काफ़ी गति से, और ब्रिटिश काल में वस्त्र निर्माण उद्योग के संदर्भ में भारत में फैक्ट्रियाँ भी स्थापित की गई थी। तो इस तरह से भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, कोयम्बटूर, अमृतसर, लुधियाना, मैसूर, वाराणसी, सूरत ये भारत के महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण उद्योग के केंद्र हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है किस देश में सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन आरंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। 1% है। जबकि भारत के संदर्भ में आंकड़ा देखेंगे तो भारत में 2019-2020 में 17.8% GDP का योगदान, यानी कृषि का सकल घरेलू उत्पाद का कृषि में योगदान 17.8%, और 2020-21 में 19.9%। इस तरह से 2 आंकड़े हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि 2019-20 में 17.8 और 2020-21 में 19.9%। इसी क्रम में नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में लघु उद्योगों में कितने लोग कार्यरत हैं। तो भारत में लघु उद्योगों में लगभग 2 करोड़ लोग कार्यरत हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे। तब तक